नमस्कार छात्रों, आज मैं आपके सामने एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं और आज मैं जिस विषय को पढ़ाने वाला हूं उस विषय का नाम है विखंडनवाद। हिंदी के सेकंड सेमेस्टर का जो तीसरा प्रश्न पत्र है उसका नाम है पाश्चात्य काव्यशास्त्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में छात्रों आज तक हमने यहाँ तक पढ़ा था, प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत को हमने पढ़ लिया था, अरस्तु के अनुकरण त्रासदी और विरेचन सिद्धांत को पढ़ लिया था। इसके उपरांत हमने लोंजाइनस के उदात्त अवधारणा पढ़ी थी, टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को हमने पढ़ा था और परंपरा तथा वैयक्तिक प्रज्ञा को भी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आधुनिक आलोचना के प्रमुख वादों में जैसे स्वच्छंदतावाद को हमने पढ़ लिया है, शास्त्रीयतावाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और संरचनावाद हम पढ़ चुके आज तक। आज मैं आपको विखंडनवाद पढ़ाऊंगा और विखंडनवाद के बाद अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो प्रतीकवाद, बिंबवाद और साहित्य के समाजशास्त्र को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विखंडनवाद जैसा कि आप नाम से ही समझते हैं, विखंडनवाद वी प्लस खंडन प्लस वाद से मिलकर बना है। वी का अर्थ है वैज्ञानिक ढंग से। खंडन का अर्थ हुआ आलोचना, वाद का अर्थ हुआ सिद्धांत। तो आप ध्यान देंगे कि विखंडनवाद का अर्थ कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से सैद्धांतिक आलोचना जिसमें प्रस्तुत की जाए वह आलोचना विखंडनवादी आलोचना कही जाती है। तो चलिए छात्रों, फिर हम विखंडनवाद के बारे में आपको और विस्तार से आगे बताने का प्रयास करेंगे। आप जैसा कि आप पहले भी पढ़ते आए हैं कि आपने जब शास्त्रीयतावाद पढ़ा या आपने स्वच्छंदतावाद पढ़ा, मार्क्सवाद पढ़ा और मनोविश्लेषणवाद पढ़ा, तो स्वच्छंदतावाद में लेखक और कवि जो था वह अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र था। लेखक की कविता का विषय कुछ भी हो सकता था। वह पैर के जूते से लेकर सर के बाल तक का वर्णन स्वच्छंद रूपों में कर सकता था। उसके लिए कोई बाध्यता, शिष्टता नहीं हुआ करती थी। फिर इसके बाद शास्त्रीयतावाद आया, तो शास्त्रीयतावाद ने क्या किया? प्राचीन सिद्धांतों का अनुपालन करना शुरू किया। प्राचीन सिद्धांतों को मानकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति शुरू की शास्त्रीयतावाद ने अपने अंदर रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत और काव्य के व्याकरणिक नियमों के पालन पर जोर दिया। फिर इसके बाद अगला सिद्धांत हमने आपको पढ़ाया था मार्क्सवाद। मार्क्सवाद ने क्या कहा कि साहित्य में जब मजदूर वर्ग को लेकर व्यक्ति प्रदान की जाएगी तो वो जो साहित्य होगा वो जन के लिए कल्याणकारी होगा। फिर इसके बाद हमने अगले विचारधारा मनोविश्लेषणवाद में ये पढ़ा था कि अपने मन मस्तिष्क में चलने वाली क्रियाविधियों का लेखक स्वतः वर्णन करता है। उसमें व्यक्ति और समाज प्रधान नहीं होता था। उसमें लेखक के और कवि के जो मन मस्तिष्क में बात चलती थी वह उसे अपनी लेखनी में लिख देता था। इसके प्रणेता फ्रायड थे। फिर इसके बाद मनोविश्लेषण के बाद हमने अस्तित्ववाद पढ़ा था। अस्तित्ववाद में पुराने कवियों और लेखकों के अस्तित्व को बचाने की बात कही गई थी। पुराने कवियों के गौरवगान का वर्णन करने की बात कही गई थी साहित्य में। फिर इसके बाद संरचनावाद आया। संरचनावाद लगभग सबसे सहज था और बहुत ही वैज्ञानिक। संरचनावाद ने अपने साहित्य के अंदर वैज्ञानिक, जैसे परमाणु की संरचना होती है उस तरह से वह वैज्ञानिक ढंग से काव्य की संरचना पर जोर दिया। उसने कहा कि काव्य वैसे नहीं बन जाता, काव्य के लिए एक विधिवत संरचना होती है। अर्थात बालक का जन्म होता है, जब वह धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह परिवेश को देखता है, परिवेश को समझता है,
फिर इसके बाद उसे वह साहित्यिक रूप देना शुरू कर देता है। इस तरह का वर्णन प्राचीन साहित्य में मिलता है। तो उसके बारे में समर्थन करने वाला जो सिद्धांत था वो संरचनावाद था। अब संरचनावाद किस बात पर जोर देता था? संरचनावाद ये कहता था कि लेखक या कवि महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी कविता को पढ़ने के बाद जो पाठक को आनंद की प्रतीति होती है वह सबसे श्रेष्ठ है। अर्थात आनंद की प्रतीति नहीं होगी तो रचना श्रेष्ठ नहीं मानी जाएगी। इस संरचनावाद के खंडन के लिए विखंडनवाद साहित्य में पनपा और यह साहित्य में लगभग 20वीं शताब्दी के आधे से अधिक भाग अर्थात लगभग 20वीं शताब्दी के छठे दशक में अर्थात 1961 ईस्वी के आसपास यह साहित्य में चर्चित हो गया वाद। और धीरे धीरे यह वाद संरचनावाद और उत्तर संरचनावादी प्रवृत्तियों को समाप्त करता गया और इसने साहित्य में अपना एक उचित स्थान बना लिया था। अब संरचनावाद के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि संरचनावाद के प्रवर्तक आपने इनके प्रवर्तक के विषय में पढ़ा था। आज मैं आपको विखंडनवाद के प्रवर्तक के बारे में बताने चल रहा हूँ। इस वाद के प्रवर्तक जॉक देरिडा थे। जॉक देरिडा थे। अब देखिए इनका जन्म 1930 में और इनकी मृत्यु 2004 में हुई थी। बचपन से ही ये तीव्र विचारों वाले व्यक्ति थे, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे उस समय पूरा विश्व एक महायुद्ध को झेल चुका था और जब ये युवा हुए तब तक दूसरा महायुद्ध शुरू हो चुका था, जिस कारण से इनका मन अत्यंत ही अन्यत्र विचारों से, साहित्य के पाश्चात्यवादी विचारधाराओं से धीरे धीरे कट सा गया अर्थात उससे घृणा सी हो गई और वो उन साहित्यिक उपमानों का खंडन करने लगे। उनके बारे में इन्होंने अपनी विशिष्ट धारणाएं प्रस्तुत करनी शुरू कर दी। तर्कों के आधार पर उन्होंने प्राचीन साहित्यकारों को, प्राचीन साहित्यवादियों के सिद्धांतों का खंडन शुरू कर दिया, जिसे विखंडनवाद कहा गया। अब इनका जन्म स्थान अल्जीरिया माना जाता है। जन्म स्थान अल्जीरिया। और इन्होंने 2 पुस्तकों का लेखन किया है। 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, किंतु विखंडनवादी सिद्धांत के बारे में लिखने की प्रवृत्ति केवल इनकी 2 पुस्तकों में पाई जाती है। पहली पुस्तक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ऑफ ग्रामेटोलॉजी, और दूसरी इनकी पुस्तक का नाम है राइट एंड डिफरेंस, राइट एंड डिफरेंस। इन दोनों पुस्तकों में इन्होंने विखंडनवादी प्रवृत्ति का तीव्रता के साथ, तीक्ष्णता के साथ वर्णन करने का प्रयास किया है और पुराने वादों को जर्जर बता दिया है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं मार्क्सवाद का पुनरुत्थान विखंडनवाद है। इस तरह की प्रवृत्ति इसमें देखिए, इसमें जो मुख्य बात है यह मार्क्सवाद से केवल इस तरह से भिन्न है। मार्क्सवाद केवल मजदूर वर्ग की प्रतिष्ठा पर जोर देता है, जबकि विखंडनवाद ये कहता है कि समाज में 3 वर्ग होते हैं, एक उच्च वर्ग होता है और एक निम्न वर्ग होता है। जब भी जनतांत्रिक सरकारें बनती हैं तो या तो उच्च वर्ग को महत्ता प्रदान करती हैं या तो निम्न वर्ग को महत्ता प्रदान करती हैं। बीच का जो वर्ग होता है उसका दोनों सरकारें शोषण किया करती हैं। केवल इतनी तत्वतः भिन्नता है। मार्क्सवाद केवल लघु मानव की प्रतिष्ठा पर बल देता है, किंतु ये जो विखंडनवादी सिद्धांत है यह
सभी मनुष्य को मनुष्यता की दृष्टि से देखने का पक्षधर है। हिंदी अगर यह देखा जाए तो हिंदी में इस विखंडनवादी प्रवृत्ति की शुरुआत इसी पाश्चात्य समीक्षा से ही भारत में आई है। पहले यह बंगला में आई, बंगला के बाद धीरे धीरे करके हिंदी साहित्य में अवतरित हुई है, जिसका उदाहरण धूमिल और सुदामा पांडे धूमिल आदि की रचनाओं में हमें प्राप्त होता है। अब यह जो सिद्धांत है, इस विखंडनवाद का यदि मैं आपको अर्थ बताना चाहूँ तो वो अर्थ जो है कोई विशेष अर्थ नहीं है। आज तक स्वयं जॉक डेरिडा जो था उसने भी विखंडनवाद के संदर्भ में विखंडनवाद के अर्थ की समीक्षा के बारे में लिखा था कि इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकाला जा सकता। यह एक काव्य प्रवृत्ति है और काव्य प्रवृत्ति ही एक सर्वश्रेष्ठ काव्य विचारक के रूप में सामने आ सकती है। अब अर्थ के बारे में वह कहता है, जॉक डेरिडा है, वह कहता है कि विखंडनवाद के अर्थ को लेकर समस्या है, क्योंकि इससे पूर्व जो भी साहित्य थे उसमें क्या माना जाता था कि कवि ने जो काव्य लिखा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है? काव्य का अर्थ महत्वपूर्ण है। अर्थात जैसे हम रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तो रामचरितमानस की चौपाइयाँ महत्वपूर्ण उतनी नहीं है जितनी सुलभ हम रामचरितमानस की चौपाइयों का अर्थ निकाल लें। अर्थात जनमानस जिस अर्थ में उन चौपाइयों को लेगा तभी रचना महत्वपूर्ण या अमहत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसा जॉक डेरिडा से पूर्व के विचारकों ने बताया था कि काव्य का अर्थ महत्वपूर्ण है। अर्थात काव्य का लेखक, काव्य का कर्ता, जिसने काव्य लिखा है, काव्य का कर्ता और काव्य की कृति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जब पाठक इस कृति को पढ़ेगा तो कृति का जो पाठ होगा, कृति का पाठ जो होगा और पढ़ने के बाद पाठक जो कृति का अर्थ निकालेगा तब सही रूपों में काव्य की सृष्टि हो सकती है, काव्य एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। ऐसा बताता है अन्य विचारक जो हैं, चाहे शास्त्रीयतावादी हों, चाहे अस्तित्ववादी हों, मार्क्सवादी हों, मार्क्सवादी हों, संरचनावादी हों, जितने भी विचारक हैं सब इस बात पर जोर देते हैं कि काव्य का कर्ता और कृति महत्वपूर्ण नहीं है। अब कृति का प्रणयन होने के बाद पाठक जब उस कृति को पढ़ेगा और उस कृति का अर्थ जिस रूप में लेगा तब वह रचना उतनी महत्वपूर्ण या उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। इस बात पर वह जोर देता है, इस बात पर बल देता है कि कृति, इस बात पर विखंडनवाद ये कहता है कि कृति नहीं महत्वपूर्ण है, कृति का पाठ नहीं महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? काव्य का कर्ता और कृति। अब जैसे ये है कि कृति का निर्माण ही ना हो, पाठक तब पढ़ेगा क्या? आनंद की प्राप्ति उसे कैसी होगी? वह विखंडनवादी साहित्य करता है कि यदि काव्य का कर्ता श्रेष्ठ विद्वता से युक्त है तो जो कृति होगी वह भी महत्वपूर्ण हो सकती है, ऐसा वह बताता है। ये बात तत्वतः रूप में विद्यमान करने की प्रवृत्ति जॉक डेरिडा विखंडनवाद के विषय में प्रस्तुत करता है कि विखंडनवादी जो प्रवृत्ति है वह कृति और लेखक या कवि को, काव्य के कर्ता को महत्व देती है। इसका कोई विशेष अर्थ नहीं हो सकता। यदि जॉक डेरिडा विखंडनवाद के संदर्भ में कहता है, यदि हम इसका अर्थ निकालने लगे तो कोई भी अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि जब कृति होगी, यदि प्रसाद गुण से युक्त कृति है तो काव्य का अर्थ निकालने की बात नहीं है, सीधे सीधे ही काव्यानंद की प्राप्ति
सो जाएगी, ऐसा वह कहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो विखंडनवादी साहित्य है, विखंडनवादी साहित्य सिद्धांत की प्रवृत्ति, विखंडनवादी साहित्य सिद्धांत की प्रवृत्ति क्या है, मैं इस रूप में आपको बताना चाहता हूं कि विखंडनवादी साहित्य काव्य के पाठन को विशेष महत्व न देकर कृति को महत्वपूर्ण मानता है। जो विखंडनवादी सिद्धांत की प्रवृत्ति है वह काव्य के पाठन को विशेष महत्व नहीं देता, क्योंकि पाठन अगर जैसे व्याकरण ग्रंथ है तो व्याकरण सबको कठिन लगता है, तो सर्वसुलभ कहाँ से व्याकरण को पढ़ेंगे, जबकि सब जानते हैं कि व्याकरण ही काव्य की सफलता असफलता को सिद्ध करता है। लेकिन यदि व्याकरण ग्रंथ का निर्माण कवि या सर्जक ने या कर्ता ने कर दिया है तो उससे तो उसकी महत्ता सूक्ष्म हो जाएगी। इस बात पर जॉर्ज डेरिडा कहता है कि जैसे अगर व्याकरण शास्त्र के प्रणेता को सूक्ष्म माना जाएगा तो क्या भाषा का अस्तित्व बचेगा? बिल्कुल भी नहीं बचेगा, क्योंकि वह अल्जीरिया का निवासी था और उस समय अधिकांशतः राज दरबारों में कवि को महत्व दिया जाता था, जो राजा से संबंधित चाटुकारिता संबंधित बातों का वर्णन किया करते थे। वही जो काव्य के नियमों का प्रतिपादन करता था या साहित्यिक अन्वेषण पर जोर देता था, उसे विशेष महत्व अल्जीरिया में नहीं प्रदान किया जाता था, जिस कारण से कि वह विद्रोही किस्म का हो गया और वह काव्य के पाठ पर विशेष महत्व नहीं देता था, वह कृति पर विशेष महत्व देता था और ये बताता था कि जो कृति है यही सबसे महत्वपूर्ण है। और इसका कारण ये है कि यदि व्याकरण ग्रंथ का निर्माण हुआ है तो वह रोचक नहीं होगा। व्याकरण ग्रंथ अत्यंत रुचिकर नहीं होता है या पढ़ने में अत्यंत ही कठिन होता है। इसे पढ़ने के बाद संपूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। व्यक्ति इसमें आनंद खोजेगा तो कहाँ से यह कृति श्रेष्ठ होगी? यह कृति तो तब श्रेष्ठ होगी जब इसमें नियमों का प्रतिपादन किया जाए। अब उदाहरण के रूप में यदि हम जॉर्ज डेरिडा की बात को मानने के लिए आगे बढ़ें और इसे समझना चाहें तो आप इस रूप में समझिए कि जो काव्य प्रवृत्ति है, जैसे मान लीजिए आपके सामने पाणिनि की अष्टाध्यायी रख दी जाए, अष्टाध्यायी रख दी जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके 8 अध्याय हैं। इसमें व्याकरण के नियमों का प्रतिपादन किया गया है। रस, छंद, अलंकार, गुण, रीति, शब्द निर्माण, शब्द भेद, वाक्य भेद इत्यादि की चर्चा की गई है। यह भाषा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब इसी के साथ आपको यदि पढ़ने के लिए यदि पाठक को पहेलियां पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो पहेलियों में अगर पहेलियों और मुकरियों को पाठक को दे दिया जाएगा तो पाठक जो होगा वो पहेलियों और मुकरियों को पढ़कर बहुत महत्वपूर्ण आनंद की प्राप्ति करेगा। किंतु क्या वह अष्टाध्यायी को पहेलियों के समान महत्व देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है। यह समीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहेलियां कुछ समय के लिए आनंददायक हो सकती हैं, किंतु यदि हमें भाषा का निर्माण करना है तो हम व्याकरण ग्रंथ अर्थात पाणिनि के अष्टाध्यायी का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस बात पर जोर देता है जॉर्ज डेरिडा और वह बताता है कि जो साहित्य है
साहित्य का पाठ उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कृति महत्वपूर्ण होती है, कृति की विशेषता महत्वपूर्ण होती है। अब जैसे भारत का संविधान जिसने लिखा, संविधान तो पढ़ने में रोचक बिल्कुल भी नहीं है, किंतु वह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। और उसी स्थान पर यदि हम देखें तो बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो धार्मिक ग्रंथ आनंददायक तो हैं, हमें ईश्वर की प्राप्ति तो करवाने के लायक हैं, किंतु हम किस तरह से जीवन व्यतीत करेंगे वो तो हमारा संविधान ही बता सकता है। तो इस बात पर विखंडनवादी साहित्य के प्रवर्तक जॉर्ज डेरिडा जोर देता है कि पुस्तक कृति महत्वपूर्ण है, न कि कृति और लेखक महत्वपूर्ण है, न कि उससे प्राप्त आनंद महत्वपूर्ण है और काव्य को पढ़ने के बाद प्राप्त हुआ आनंद। क्योंकि पढ़ने में जो रुचिकर हो यह एकदम निश्चित नहीं है कि वह मनोरंजक भी होगा, मनोरंजक, समाजवादी और श्रेयस्कर भी होगा। क्योंकि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं उसमें बाहरी मनोरंजन का कोई स्थान ही नहीं होता। सुंदर वस्तुएं अगर उदाहरण के रूप में हम लें तो जैसे कमल का फूल है तो वह जब जल में उगता है तो जल को स्वच्छ करता है, वहीं जो गुलाब का फूल है इतना खाद पानी पाने के बाद भी जब वह पुष्प लेता है फिर उसके बाद यदि कोई तोड़ने जाता है तो कांटे उसके चुभ जाते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है और वह समाज के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी भी नहीं है। गुलाब का पुष्प और कमल का पुष्प अगर ले लिया जाए, लेकिन अधिकांशतः लोग किसको पसंद करते हैं? गुलाब के फूल को पसंद करते हैं, गुलाब के फूल को प्रेम का प्रतीक भी मानते हैं। तो इस पर जॉर्ज डेरिडा ये कहता है कि साहित्य में भी यही प्रवृत्ति है कि जो बातें बहुत श्रेयस्कर हैं उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उन्हें अपेक्षित करना चाहिए, उन्हें आवश्यक करना चाहिए। इसी का प्रभाव हुआ कि आधुनिक युग में व्याकरण साहित्य को विशेष महत्ता प्रदान की गई और बच्चों की प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर जूनियर और स्नातक तक की परीक्षाओं में व्याकरण ग्रंथों को भाषा में शामिल किया गया। अन्यथा केवल आनंद की प्राप्ति करने वाले काव्यों को पाठ्यक्रम में दिया जाता था। ये प्रवृत्ति धीरे धीरे साहित्य में उभरी और धीरे धीरे करके आगे बढ़ी। अब ये जो विखंडनवाद है, विखंडनवाद क्या कहता है कि जो दार्शनिक है वह क्या है? दार्शनिक जो है, दार्शनिक एक अपराध है। अब जो दार्शनिक जिस समय में प्रकट हुआ, जिस समय में उसने अपने सिद्धांतों का प्रणयन किया, यदि उसका पुस्तकीय विवरण प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उस दार्शनिक के लगभग 500-600 वर्षों बाद भी उसका ही अनुकरण होने लगता है। ये प्रवृत्ति नहीं आनी चाहिए। विखंडनवादी साहित्यकार और जॉर्ज डेरिडा ये बताता है कि जिस समय में तुलसीदास विद्यमान थे उस समय में जिस रामचरितमानस की रचना की गई वह उस समय की परिस्थिति के अनुकूल थी। अगर आज रामचरितमानस की रचना की जाएगी तो आज की परिस्थिति के अनुकूल वो रचना श्रेष्ठ नहीं हो सकेगी, उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाएगी। अगर आज के समय में यदि मधुशाला इत्यादि जैसी कविताएं लिखी जाती हैं तो वो केवल आज के लिए महत्वपूर्ण हैं, वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं होंगी। दीर्घकाल तक उस सिद्धांत को जीवित नहीं रखा जा सकता। वह विखंडनवादी साहित्य के अंतर्गत यह कहता है कि जैसे कभी ऐसा भी समय था जब सामंतवाद का शासन हुआ करता था, तो क्या सामंतवाद ही हमेशा रहना चाहिए था? क्योंकि सामंतवादी जो साहित्यकार है वह तो सामंतवाद को सर्वश्रेष्ठ बताता है। तो सामंतवाद ही हमेशा रहता तो क्या सब लोग स्वच्छंद रूप से विचरण कर पाते? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। अब सामंतवाद के बाद अगर कुलीन वर्ग की महत्ता प्रदान की गई, अर्थात सरपंच को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाने लगा। अब कुलीन वर्ग की यदि स्थापना आज कर दी जाए तो क्या वह श्रेष्ठ होगी? क्या वह समाज के लिए कल्याणकारी होगी? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा जॉर्ज डेरिडा कहता है।
फिर इसके बाद वह कहता है कि फिर आगे साम्राज्यवाद आया। साम्राज्यवाद की खूब प्रशंसा की गई कि साम्राज्यवाद ने पूरे विश्व में एक तरह की संस्कृति और एक तरह की सभ्यता के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। पूरे विश्व को एक ग्राम बनाने में हम भूमिका निभाने वाले साम्राज्यवादी शासक थे, अर्थात इंग्लैंड और यूरोपीय जिन्होंने पूरे विश्व पर शासन किया, वो प्रवृत्ति महत्वपूर्ण थी। तो क्या आज उस तरह की स्वतंत्रता हो पाती? बिल्कुल भी नहीं हो पाती। केवल इनकी जो दार्शनिक होता है, इनकी बातों का खूब बढ़ा चढ़ाकर बखान करता है, जिससे जो साहित्य को पढ़ने वाला व्यक्ति है उसका मस्तिष्क परिवर्तित हो जाता है। कभी कभी वह आक्रांत रूप ले लेता है और वह आतंकवादी जैसी प्रवृत्तियों में शामिल हो जाता है। उदाहरण के रूप में ईरान ने जो खूनी खेल खेला था, जो 700 ईस्वी से शुरू किया खूनी खेल था, वह लगातार क्यों जारी है? इसका कारण यही है क्योंकि जो 700 ईस्वी में परिस्थितियां और साहित्य लिखे गए थे, जो दार्शनिकों ने विचार दिए थे, उन्हीं विचारकों के सिद्धांतों का अनुकरण आज भी उसी रूप में किया जा रहा है, जिस कारण से श्रेष्ठ साहित्य का निर्माण भी नहीं हो पा रहा है और साहित्य नई प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहा है। और उसी पुराने साहित्य को पढ़कर ईरान की जो जनता है वह अपने मस्तिष्क को 700 ईस्वी से आगे नहीं निकाल पा रही है, आधुनिक नव निर्माण पर जोर नहीं दे रही है। उसी तरह से धर्मांध है, जिस कारण से वह आज भी 700 ईस्वी की तरह आक्रांत पड़ा हुआ है। तो विखंडनवादी सिद्धांत के प्रवर्तक जॉक डेरिडा ये कहता है कि जो दार्शनिक होता है वह एक तरह का अपराधी होता है, जो अपनी विचारधारा को लगातार जीवित रखने के लिए जो सिद्धांत वो दे देता है, उस सिद्धांत का अनुकरण करने वाले यदि उन सिद्धांतों का कहीं हनन हो रहा है उसको देखते हैं तो वो आक्रांता हो जाते हैं और वो लड़ाई झगड़े भी करने लगते हैं, जिससे समाज का कल्याण नहीं हो पाता है। इस पर जॉन डेरिडा ये विचार देता है कि दार्शनिकता एक अपराध है, अर्थात दार्शनिक के विचारों का केवल आदर्श विचारों का अनुकरण लगातार किया जाए, न कि उसके समस्त सिद्धांतों को वर्तमान में लागू किया जाए। चाहे प्लेटो हो, अरस्तु हो, लॉन्जाइनस हो, ड्राइडन हो, वर्ड्सवर्थ हो, तो इनके सिद्धांतों का अंततः अनुपालन किया जाए। इनके पूरे सिद्धांतों का यदि अनुकरण किया जाने लगेगा तो वो जो साहित्य होगा वह श्रेष्ठ साहित्य नहीं होगा, वह महत्वपूर्ण साहित्य के रूप में नहीं उभर पाएगा। इस बात पर जोर देते हुए ये जॉक डेरिडा आगे बताते हैं। देखिए, जॉक डेरिडा की जो रणनीति थी, इसके संदर्भ में लगभग पॉल द मान एक विचारक है, इसने ब्लाइंडनेस एंड इनसाइड में, पॉल द मान, इसने एक इसकी पुस्तक है इनसाइड, ब्लाइंडनेस एंड इनसाइड। ब्लाइंडनेस इन इनसाइड, इस पुस्तक में वो ये बताता है कि जो विखंडनवादी विचारधारा है यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है, यही साहित्य के लिए श्रेष्ठ हो सकती है। अगर हम यह कहें कि जॉक डेरिडा के बाद विखंडनवादी साहित्य के दूसरे नायक कौन थे या विखंडनवादी विचारधारा का साहित्य में प्रयोग करने वाला विचारक कौन था, तो पॉल द मान था, जिसने अपनी पुस्तक ब्लाइंडनेस इन इनसाइड, ब्लाइंडनेस इन इनसाइड नामक पुस्तक में उसने अपनी बातों को
कहा है। फिर इसके बाद यह जो विखंडनवादी साहित्य है, यह इसकी रणनीति क्या है, मैं अब वो आपको बताना चाहूंगा। विखंडनवादी साहित्य की जो रणनीति है वह बहुत ही व्यापक है। विखंडनवादी साहित्य की रणनीति साहित्य के एक एक बिंदु पर विशेष जोर देता है और वह एक पक्की योजना को आधार बनाकर अपने बातों को कहता है। अब यह कहता है कि काव्य में जैसे कवि है तो कवि ने रचना करना शुरू कर दिया है, तो कभी कभी होता क्या है कि किसी विचारधारा के बोझ तले यदि कवि दबा हुआ है, अपनी विचारधारा, यदि उसकी विचारधारा आदर्शवादी है, तो जब वह काव्य या कृति की रचना करने लगता है या कहानी लिखने लगता है, तो वह करता क्या है कि प्रत्येक स्थान पर आदर्शवादिता ही दिखाने का प्रयत्न करता है और उसी आदर्शवादिता को दिखाने में वह कई सिद्धांतों को छोड़ देता है जो साहित्यिक श्रेष्ठता प्रदान करने वाले सिद्धांत हैं, उनकी गरिमा को छोड़कर आगे बढ़ जाता है या चरित्र चित्रण ही कर रहा है कहानी में किसी का, तो वह आदर्शवादिता दिखाने के लिए कई बातों को जो नायक या नायिका के चरित्र में होने वाली हैं उनको छिपा लेता है। तो वो जो छिपाने की प्रवृत्ति है उसे विखंडनवाद अपनी रणनीति के तहत खोजता है, खोज कर उस संशय को बाहर लाता है, संशय को बाहर लाता है। अंग्रेजी में संशय को इपीरिया कहते हैं, अर्थात अगर जॉर्ज डेरिडा के शब्दों में हम कहें तो विखंडनवादी रणनीति साहित्य में आदर्शवादिता को स्थान नगण्य रूप में देता है कि साहित्य का यथार्थतम चित्रण होना चाहिए, न कि सैद्धांतिक विवेचन किया जाए, न कि ऐसा साहित्य निर्माण किया जाए जो सैद्धांतिक रूप से अच्छे हों, उनमें इपीरिया पर भी ध्यान देना चाहिए। कहीं भी संशय की उत्पत्ति काव्य में या साहित्य में नहीं होनी चाहिए, अर्थात इसी कारण से काव्य की गरिमा समाप्त हो जाती है और वो कहानियां और वो काव्य दीर्घायु तक जीवित नहीं रहते हैं। वह उदाहरण देता है कि भारतीय साहित्य में पंचतंत्र की जो कहानियां हैं उनमें संशय को कहीं स्थान नहीं दिया गया है, संशय की प्रवृत्ति जो है वो समाप्त सी हो गई है, जिस कारण से वो कहानियां दीर्घायु तक जीवित हैं। जिस तरह से संस्कृत में थी उसी तरह से पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी में उसी तरह से आज भी जीवित हैं। जबकि अगर अन्य साहित्यकारों की कृतियों को देखा जाए तो वो कहानियां और वो रचनाएं आज जीवित नहीं हैं। जिस तरह से प्रसिद्धि प्राचीन साहित्यकार ने पाई थी तत्कालीन समय में तो वह बहुत प्रसिद्ध रहा था, किंतु आज उसकी कृति नगण्य रूप में जीवित है, ये प्रवृत्ति साहित्य में नहीं आ पाती है। इस रणनीति पर जॉर्ज डेरिडा विखंडनवाद की रणनीति पर जोर देता है। और अब इसके बाद अगली बात जो विखंडनवाद में है वह है विखंडनवाद में पाठ। विखंडनवादी पाठ, फिर इसके बाद विखंडनवादी जो साहित्य है उसमें पाठ का विशेष महत्व होता है। पाठन पर यह विशेष बल देता है कि जो भी रचनाएं लिखी गई हैं उनका पठन किस तरह से हुआ है, वह एक विशेष सिद्धांत को लेकर इस कृति का पाठन हो रहा है या उस विशेष सिद्धांत का अनुपालन न करते हुए कृति पढ़ी जा रही है। जैसे कोई मार्क्सवादी विचारधारा वाला व्यक्ति है और वह किसी ऐसे साहित्य को पढ़ेगा जिसमें लघु मानव की प्रतिष्ठा नहीं है, तो वह अपना विश्लेषण उसी मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार उस कृति का करेगा, तो जो पाठ होगा वह श्रेष्ठ नहीं होगा। जबकि जो पढ़ने वाला है जब वह तटस्थ रहकर
कृति का पाठ करेगा और उसका विश्लेषण करेगा, तब वह कृति अत्यंत ही श्रेष्ठ कृति के रूप में आगे बढ़ेगी। कृति सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ती जाएगी। इस बात पर जोर देने वाला यदि कोई साहित्य है तो वह विखंडनवादी साहित्य है। फिर इसके बाद जो विखंडनवादी साहित्य है वह एक तरह से नीत्शे की विचारधारा पर बल देता है। विखंडनवाद और नाजीवादी विचारधारा। अब आप ध्यान देंगे छात्रों कि अगर कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि नाजीवादी विचारधारा को लेकर साहित्य में उत्पन्न हुआ कौन सा साहित्य है या कौन सी विचारधारा नाजीवादी विचारधारा का समर्थन करती है, तो विखंडनवादी जो साहित्य है इसमें नाजीवादी विचारधारा महत्वपूर्ण रूप में विद्यमान है। अब नाजीवादी विचारधारा थी क्या? हिटलर को आप सभी जानते हैं, जर्मनी का एक तानाशाह था जो अपने संकीपन के कारण दूसरे विश्व युद्ध को उसने आमंत्रण दे दिया था। तो हिटलर के जो गुरु थे उनका नाम नीत्शे था। नीत्शे ने ही हिटलर की इस प्रवृत्ति को जन्म दिया था। नीत्शे ने जिस रूप में हिटलर का निर्माण किया उसी तरह से हिटलर अपनी प्रवृत्तियों को लेकर आगे बढ़ता गया। अब हिटलर क्या मानता था कि नस्लवादी विचारधारा यानी प्रत्येक जो मनुष्य है वह एक विशेष तरह से निर्मित हुआ है। उदाहरण के रूप में यदि जो जर्मनी की विचारधारा थी, नीत्शे की विचारधारा थी, नीत्शे ये कहता था कि जो गोरे हैं और जो काले हैं वो दो तरह के लोग हैं। जो गोरे लोग हैं उनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, वो सबसे उनमें सोचने समझने की शक्ति अधिक है, उनके दिमाग का IQ बहुत बड़ा है। और जो काले लोग हैं, जो अश्वेत लोग हैं, वे लोग जो हैं उनकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं है, उनका DNA अच्छे से नहीं है। इसके लिए नीत्शे उदाहरण क्या देता है कि जिस तरह से एक साधारण गाय होती है और एक हेलिस्टी फ्रीजियन गाय होती है। साधारण गाय को कितना भी आप भोजन इत्यादि खिलाएंगे किंतु वह कभी भी 2 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं दे सकती है। और वहीं दूसरी तरफ नीत्शे ये कहता है कि यदि एक हेलिस्टी फ्रीजियन गाय है उसे आप कितना भी कम भोजन दीजिए किंतु यदि वह दूध दे रही है तो वह 2 लीटर से अधिक दूध देगी और आप उसे जितना खिलाएंगे उससे ज़्यादा ही दूध वह दे सकेगी। इस कारण से नस्लवादी विचारधारा को जन्म देने वाला हिटलर था। तो साहित्य में भी विखंडनवादी साहित्य भी इसी तरह से कहता है कि कवि और कृति महत्वपूर्ण है, न कि कविता का पाठ महत्वपूर्ण है। कविता का पाठ जो पढ़ने वाला है उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि उसकी बुद्धि कितनी विकसित है। यदि तटस्थ भाव की विकसित बुद्धि है तो वह कृति को पढ़ेगा, उसका विश्लेषण करेगा और अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा। और यदि उसकी बुद्धि विकसित नहीं है तो वह एक विचारधारा के अनुसार साहित्य की कृति का आकलन और साहित्य की कृति की आलोचना प्रस्तुत करेगा। तो विखंडनवाद और नाजीवादी विचारधारा लगभग एक है। अगर ये पूछता है कि नीत्शे की इस हेडिंग के अंतर्गत आपसे 2 प्रश्न पूछ सकता है कि विखंडनवाद किस तरह से नाजीवादी विचारधारा से प्रेरित है बताइए, तो आप बता देंगे कि नाजीवादी विचारधारा के प्रवर्तक नीत्शे हैं। नीत्शे ने साहित्य में नीत्शे ने राजनीति में नाजीवाद को जन्म दिया था और उन्होंने अपनी नस्लवादी सोच दी थी, जिसकी प्रवृत्ति को लेकर अंततः रूप में विखंडनवाद ने भी अपना महत्वपूर्ण स्थान देना शुरू किया है। और विखंडनवाद में ही नाजीवादी विचारधारा का अनुकरण करते हुए साहित्य में भी कवि की कृति पर महत्ता प्रदान की है, न कि कविता की पाठ पर महत्ता
दी है। इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर इसके बाद जो अगली बात है वह यह है विखंडनवाद के बारे में कि साहित्य की मौलिकता क्या है। साहित्य की मौलिकता, साहित्य की मौलिकता साहित्य में मौलिकता पर विशेष जोर विखंडनवाद देता है कि साहित्य की मौलिकता क्या है और अल्प मौलिकता क्या है। मौलिकता से तात्पर्य यह है कि साहित्य हमेशा नूतन होना चाहिए। प्राचीन कहानियों का अनुकरण करते हुए उसी पद्धति पर कहानियां नहीं लिखनी चाहिए, उसमें नयापन आना चाहिए। कभी कहानियों में नायक महत्वपूर्ण होना चाहिए तो कभी नायिका प्रधान कहानियां होनी चाहिए, और कभी कथन प्रधान कहानियां होनी चाहिए। कभी देश काल और वातावरण की प्रवृत्ति को लेकर कहानियां आगे बढ़नी चाहिए। उदाहरण के रूप में जैसे कहानियां हमने शुरू होते हुए देखा है तो हमेशा एक राजा था, वह बहुत ही चतुर था, इस तरह से हम देखते हैं। तो उसमें नहीं, अब कभी इस तरह से कि घना जंगल था और उस जंगल में दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था, इस तरह। फिर इसके बाद अगली कहानी हो, जंगल पर ही कहानी लिखी जा रही हो, एक काला कलूटा आदमी जो अत्यंत ही दीर्घकाय शरीर वाला था, वर्णन जंगल का ही हो रहा है, कहानियां भी जंगल पर लिखी जा रही हैं, लेकिन हमेशा उनमें नएपन की प्रवृत्ति आ जानी चाहिए। ये विखंडनवादी साहित्य कहता है कि मौलिकता कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का साधन है। अगर मौलिकता नहीं होगी कहानी में तो कहानी लगभग एक रूप की हो जाएगी, कहानी की जो गरिमा है वो समाप्त सी होने लगेगी। अब जो देरिदा है वह मार्क्सवाद का भी समर्थन करता है। विखंडनवाद और मार्क्सवाद, विखंडनवाद और मार्क्सवाद इस तरह से देखिए। विखंडनवाद क्या मानता है कि समाज में 3 वर्ग हैं, एक उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग, तीसरा निम्न वर्ग। और मार्क्सवाद क्या मानता है कि समाज में केवल 2 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? उच्च वर्ग या पूंजीवादी, और निम्न वर्ग या मजदूर वर्ग। कभी कभी परीक्षाओं में अंतर पूछ लिया जाता है तो आप अंतर आसानी से स्पष्ट कर लेते हैं कि विखंडनवाद जो है वह समाज को 3 वर्ग से मिश्रित मानता है कि उच्च वर्ग जो है इसके पास बहुत सारी पूंजी है, कुलीन वर्ग है, इसका समाज में बहुत ही मान सम्मान है। मध्यम वर्ग जो है यह उच्च वर्ग से भी तादात्म्य स्थापित करके रखता है और निम्न वर्ग के साथ भी तादात्म्य स्थापित करके रखता है। इसका भी मान सम्मान उच्च वर्ग में उतना है जितना निम्न वर्ग में है, और सबसे कम जो निम्न वर्ग है, तीसरा जो समाज का वर्ग है, यह मजदूर वर्ग है, और यह वर्ग इन उच्च वर्ग की सेवा करता है। मध्यम वर्ग इन निम्न वर्ग के साथ मिलकर काम कराने की प्रवृत्ति करता है। मार्क्सवाद क्या कहता है कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग उच्च वर्ग के यहाँ मजदूरी करता है और उच्च वर्ग उसकी मजदूरी का सही वेतन नहीं देता, जिस कारण से निम्न वर्ग का शोषण
होता है। जबकि विखंडनवाद क्या कहता है कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को समय समय पर राजनीतिक लाभ मिलता रहता है, लेकिन मध्यम वर्ग जो है यह हमेशा ही शोषित और पीड़ित रहता है। कभी इसका शासन हुआ तो इसने निम्न वर्ग का शोषण किया, किंतु मध्यम वर्ग पर ध्यान ही नहीं देता। कभी निम्न वर्ग का शासन आया तो वह उच्च वर्ग का शोषण उतना नहीं करता जितना मध्यम वर्ग का शोषण करता है। तो ये बात मार्क्सवादी विचारधारा और विखंडनवादी विचारधारा में विद्यमान है। अब विखंडन कैसा कार्य है, एक ये भी प्रश्न बनता है कि विखंडनवाद का कार्य क्या है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि विखंडनवाद के कार्यों का वर्णन करिए, विखंडनवाद का कार्य, तो आप ध्यान देंगे कि विखंडनवाद का जो कार्य है वह अत्यंत ही सरल कार्य करने वाला है। वह एकदम साधारण रूप में अपनी बातों को विखंडनवादी साहित्यकार व्यक्त करता है और वह बताता है कि इस वाद में न कोई नियम है, न कोई ज्ञापन है, न कोई प्रवृत्ति है। यह साधारण सी बात को लेकर चलता है कि कवि और कृति को भी उतनी महत्ता देनी चाहिए जितना कि कविता को पढ़ने के बाद मिले आनंद को, अर्थात तीनों को ही महत्ता दी जानी चाहिए। उदाहरण के रूप में जैसे फिल्म बन रही है तो फिल्म बनने के बाद फिल्म के लेखक को उतनी महत्ता दी जाए और उसकी कहानी को भी महत्ता दी जाए, न कि फिल्म को देखने के बाद दर्शक उस व्यक्ति को महत्ता दें जिसने उस फिल्म में नायक का कार्य किया है या नायिका का। अर्थात लेखक जो है, फिल्म का लेखक गौण हो जाता है, फिल्म के लेखक का पता ही नहीं रहता। तो ये जो विचारधारा है इस बात पर जोर देती है कि विखंडनवाद एकदम सरल कार्य है। यह कृति के लेखक और उस कृति पर विशेष जोर देता है, न कि कृति के नायक और नायिका पर विशेष जोर देता है। फिर इसके बाद अगली जो बात है विखंडनवाद में वह यह है कि स्त्रीवादी पाठ, विखंडनवादी साहित्य स्त्रीवादी पाठ पर समर्थन व्यक्त करता है। वह यह बताता है कि ये जो प्रवृत्ति साहित्य में उभरी है कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो यह विचारधारा ये कहती है कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं है, क्योंकि स्त्रियां ही पुरुषों को जन्म देती हैं इसलिए अधिकार नहीं है, या स्त्रियां ही पुरुषों को जन्म देने के बाद उनका पालन पोषण और धीरे धीरे करके उन्हें बड़ा करती हैं इसलिए उनका अधिकार नहीं है। अर्थात वह कहता है कि स्त्रियों के कंठ में सरस्वती विद्यमान होती हैं, जिस कारण से कि यदि स्त्रियां किसी भी काव्य का, किसी भी कृति का यदि पाठ करेंगी तो भले ही वह रुचिकर न हो, वह अत्यंत ही रोचक प्रतीत होगा। वह कहता है कि औरत की तरह पढ़ना साहित्य को श्रेष्ठ बनाता है। अर्थात स्त्री को देखा गया और जिस तरह से यदि सुंदर स्त्री है कोई व्यक्ति देखता है तो देखता रह जाता है, उसी तरह से कृति को जब पाठक पढ़े तो वह कृति के कवि को अपने हृदय में उसी तरह बना ले जिस तरह से एक युवा स्त्री को देखकर अपने हृदय में बनाता है। फिर इसके बाद अगली जो इन बातों पर यह सिद्धांत जोर देता है और इस विखंडनवाद की विशेषताओं की चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा कि विखंडनवादी साहित्य की विशेषताएं क्या क्या हैं और इस साहित्य में कितनी महत्वपूर्ण बातें विद्यमान हैं। विखंडनवाद
वादी साहित्य की विशेषताएं। तो देखिए, विखंडनवादी साहित्य की पहली विशेषता यह है कि यह चेतना प्रवाह और मुक्त आसंग पद्धति पर बल देता है। देखिए, विखंडनवादी जो साहित्य है इसकी पहली विशेषता यह है कि यह व्यक्ति में चेतनता का प्रवाह करता है। यह कहता है कि यदि साहित्य का निर्माण हो रहा है तो साहित्य में कौतूहल होना चाहिए और साहित्य में चमत्कार की प्रवृत्ति यथार्थतम रूप में यदि की जाएगी तो उस कृति ने जनता में चेतना का संचार करने का प्रयास करेगी वह कृति, और वह कृति मुक्त आसंग पद्धति पर आगे चेतनता को जन्म देती बढ़ी चली जाएगी। फिर इसके बाद काव्य के प्राचीन नियमों पर जोर देकर नवीन जीवन दृष्टि पर बल। अब देखिए, दूसरी जो विशेषता है इस साहित्य की वह यह है कि वह प्राचीन नियमों पर जोर देकर नवीन जीवन दृष्टि को अपनाने पर बल देता है। विखंडनवादी साहित्य कि प्राचीन नियमों का अनुपालन करते हुए नित नवीनता कैसे ले ली जाए, वह साहित्य में कैसे आ जाए, इस पर जोर देता है। और समसामयिक भावबोध पर, अर्थात वर्तमान समय में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, इस पर जोर देने का कार्य विखंडनवादी साहित्य करता है। अगली विशेषता ये है कि स्त्रीवादी समीक्षा दृष्टि पाठक पर आनी चाहिए और पाठक को स्त्रीवादी समीक्षा को समझना चाहिए। अर्थात स्त्री की तरह हृदय को लेकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति जन समूह में जागृत होनी चाहिए। यदि ऐसी परिस्थिति जागृत होगी तब श्रेष्ठ साहित्य का निर्माण हो सकेगा। और पांचवी विशेषता यह बताता है कि लघु मानव की प्रतिष्ठा पर बल देता है यह साहित्य। विखंडनवादी साहित्य यह कहता है कि जो लघु मानव है, लघु मानव के साथ साथ मध्य वर्ग की प्रतिष्ठा और विखंडनवादी साहित्य लघु मानव के साथ मध्यम वर्ग की प्रतिष्ठा पर विशेष बल देते हुए यह बताता है कि लघु मानव की प्रतिष्ठा तो हो गई है, मार्क्सवादी साहित्य यह कहता है, लेकिन जो अपेक्षित है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की प्रतिष्ठा पर प्रायः सभी साहित्यकार जोर दे रहे हैं, किंतु जो मध्य वर्ग है इन दोनों के बीच में पिसा जा रहा है। तो यदि मध्य वर्ग की भी प्रतिष्ठा होगी तब समाज में तादात्म्य स्थापित होगा, तब समाज एक श्रेष्ठ वर्ग में बदल सकेगा। इस तरह से मेरी तरफ से आज विखंडनवाद समाप्त हुआ। अगले दिन जब हम मिलेंगे तो आपसे प्रतीकवाद और बिंबवाद की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।